तो ये स्पीड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट वन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये है टाइम ये टॉपिक बता रहे हैं इंशाल्लाह जोइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जोइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, फिर एवेल्युएट कैसे करते हैं फॉर डिस्क्रीट रैंडम। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी। तो अब बेहतर है। चलो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये आज हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे टेकअप करना है। इसलिए ये टॉपिक ये बताए बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये जैसे आप एक फंक्शन देख रहे हैं, बाय डेफिनेशन जो है इसमें आप देखोगे कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि इसमें पहले जो हमने पढ़ा है, केस पढ़ा है, वो पढ़ा है कि एक सिंगल रैंडम वेरिएबल दिया हुआ था। सिंगल रैंडम वेरिएबल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर रैंडम वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, ठीक है, एक से ज्यादा मतलब दो रैंडम वेरिएबल हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर तीन हो जाते हैं तो फिर ट्राईवेरिएट। सिंगल की मैंने बात कर रहा था, वो था यूनिवेरिएट, राइट। और अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं तो फिर बाईवेरिएट। और इस दो से ज्यादा को मल्टीवेरिएट कहा जाता है। ट्राईवेरिएट भी कहा जाता है अगर तीन वेरिएबल है, लेकिन वैसे मोर देन टू को हम कह देते हैं कि ये मल्टीवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, जो चीज़ें एवेल्युएट की हैं, वो यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की है, ठीक है। क्योंकि बाइवेरिएट है, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल जो है वो लिंक कर रहे होते हैं एक दूसरे से ना। जैसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग स्पीड जो है, इसको हम लिंक करते हैं विद नेटवर्क स्पीड से, सिस्टम की सेंसरी बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ों को हम लिंक करते हैं ना। तो एक वेरिएबल के साथ दूसरे वेरिएबल भी मूव कर रहे होते हैं। तो फिर सिंगल वेरिएबल की स्टडी से निकल के हम मोर देन जो है वन वेरिएबल की स्टडी पे चले जाते हैं, जो कि उनके साथ ज्वाइंटली उनके साथ उसका इफेक्ट देखा जाए। ज्वाइंटली एनालिसिस के लिए, फिर उनके लिए ज्वाइंट एनालिसिस के लिए फिर हमें ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ना पड़ता है। डेट्स वाई फिर हम उसको बाईवेरिएट, जिसमें हम एज ए यहाँ पे हम जो केस कर रहे हैं कि बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को हम पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीडीएफ था, ज्वाइंट पीडीएफ फंक्शन जो है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शंस अब हम उसको कहेंगे। जैसे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसमें दो रैंडम वेरिएबल है, एक एक्स एंड एक वाई सपोज कर रहे हैं। तो अब वो क्या होगा, पहले क्या था, एक ही था एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई। अब क्या है, जॉइंट है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसमें टू रैंडम वेरिएबल हैं, तो इसलिए ये बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अगर थ्री होता तो एक्स कोमा वाई कोमा जी आ जाता, एक्स कोमा वाई कोमा जी आ जाता, तो वो ट्राईवेरिएट या मल्टीवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाता। फिर बाईवेरिएट नहीं कहते हैं हम, बाईवेरिएट इसलिए कह रहे हैं जस्ट टू है। अब ये एक्सप्रेशन किसको इक्वलेंट है, बिल्कुल उसी तरह प्रोबेबिलिटी एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये रैंडम वेरिएबल है और ये रैंडम वेरिएबल की स्पेसिफिक वैल्यू है। तो चूंकि ये ज्वाइंट फंक्शन है इसलिए एंड आ गया ना, वो इंटरसेक्शन वाला काम, ज्वाइंट इंफॉर्मेशन वहां पे भी थी। दो इवेंट जब ज्वाइंटली अकरेंस होती थी तो हम कहते थे ए इंटरसेक्शन बी, ये ज्वाइंटली अकरेंस है।
तो बिल्कुल ये भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो ये रैंडम वेरिएबल की ज्वाइंट अक्रंस को बताएगा। ये x इज इक्वल टू स्मॉल x एंड y इज इक्वल टू y साइमल्टेनियसली, ये आपको वो एक्सप्रेशन इस तरह से बताएगा। तो अब वो रेंज दे दी, आई की रेंज और जे की रेंज जो है 1 to n है। और इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशंस को अगर हम टेबल की फॉर्म में दें, ये एक टेबल की शक्ल आप देखते हैं, जो क्रॉस टेब आपने पढ़ भी लिया हुआ है। क्रॉस जो टेबल है एक्चुअली आपका, उसमें क्या होता था, एक तरफ क्लासेस होती थी, ठीक है, दूसरी तरफ भी कोई वेरिएबल है उसको, और अंदर उसके क्या आ जाता था, फ्रिक्वेंसीज आ जाती, तो यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी आपके पास आ जाती है। अगर इस टोटल फ्रिक्वेंसी को अगर आप टेबल की हर वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, हर वैल्यू जो कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का वो कंसेप्ट बनता था, तो अगर आप हर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वो जो रिजल्टिंग टेबल बनेगा उसे हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेंगे। यानी कि आपके पास अगर ज्वाइंट टेबल दे दिया जाए जो आपने पढ़ लिया हुआ है, तो मैं कहूँगी इससे आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाओ। तो वो कैसे बनेगा कि जो आप देखेंगे कि टोटल जो फ्रिक्वेंसी है, ग्रैंड टोटल जो है, उस ग्रैंड टोटल को लेके आप सेल की हर फ्रिक्वेंसी डिवाइड करते जाएंगे ना, यानी कि दिस फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, दिस फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, तो आपके पास जो रिजल्टिंग टेबल बन के आएगा तो वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाएगा। तो अब आप देखेंगे ये जो सेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, ऊपर आप देखें इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और वाई एक रैंडम वेरिएबल है। एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को स्मॉल एक्स से जाहिर किया गया है, x1 x2 अप टू xm तक, राइट। और इसी तरह वाई की जो स्मॉल वैल्यू है उनको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया गया, y1 y2 अप टू स्मॉल yn। अब इसके अंदर देखें ये क्या है, ये एक्चुअली व्हेन x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी f ऑफ x1 f ऑफ y1, दोनों बोथ एट x एट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y1 एंड एट x इज इक्वल टू x1, तो इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास ये आए, तो ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दी होगी। इसी तरह ये तमाम अंदर जो है वो ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दी हुई है, राइट। ये सारा ये टाइपो हुआ, कैपिटल एफ नहीं है, कैपिटल एफ इंडिकेट कर रहा है CDF, ये स्मॉल एफ ही आएगा इधर भी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो है, अगर ये ज्वाइंट अंदर जो टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये सारी की सारी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, उनकी वैल्यूज दी गई है। अब इनका अगर आप टोटल करते हैं बिल्कुल उसी तरह, तो अगर आप देखें टोटल जो है इन सब का अगर आप टोटल करेंगे, तो ये देखिए x1 फिक्स है, y चेंज हो रहा है ना, y चेंज हो रहा है, x1 एट x इक्वल x1, तो y चेंज हो रहा है, तो ये सम अप होके सिर्फ x बच जाएगा क्योंकि y सम हो जाएगा। ये मैंने क्या बात की है, ये मैं आगे जाके फंक्शन में जाके समझाऊंगा कि ये क्या लॉजिक में यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा था। तो इसी तरह अब x2 है, तो x2 फिक्स है, तो y चेंज हो रहा है, y1 y2 y3 yj yn, तो y में चेंज आ रहा है ना एट एक्स इक्वल टू 4, तो इसका सम करेंगे तो ये आपके पास जो फंक्शन रिजल्टिंग फंक्शन बनेगा सिर्फ x का फंक्शन बन जाएगा। तो उसको मैंने जी ऑफ एक्स से, यानी कि इस बुक ने जी ऑफ एक्स से जाहिर किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ जो आप टोटल करेंगे तो आपके पास यहाँ भी प्रोबेबिलिटीज ही आएंगी, और उस प्रोबेबिलिटीज को हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है मुझे बता सकते हैं कि ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है या यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी है, दिस वन। ये यूनिवेरिएबल प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्टली, शाबाश, ये यूनिवेरिएट है, क्योंकि बाईवेरिएट है उसका ये कॉन्सेप्ट है कि वो दो वेरिएबल एट ए टाइम डील कर रहा है। तो उसका मतलब है ये कॉलम का जो सम है, जो सॉरी रो का जो सम है, ये आपको यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी दे रहा है, ठीक है। इस यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी को ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की लैंग्वेज में हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसी तरह हमने सारी वो टोटल्स कर ली, और यही काम हमने वाई के कोरस्पॉन्डिंग किया। ये देखिए एक्स की रैंडम वेरिएबल है और एक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग एक्स की प्रोबेबिलिटीज हैं, वाई रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग वाई की प्रोबेबिलिटीज हैं। तो एक्स की प्रोबेबिलिटीज को हमने जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया,
और y की प्रोबेबिलिटी को हमने h ऑफ y का नाम दे दिया, और ये है प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y। इसका मतलब ये जो टोटल है ये यूनिवेरिएट, अब मैं इसको यूनिवेरिएट नहीं बोलूंगा, अब मैं इनको ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ वाई, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मैं एक्स और उसकी अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनको एक अलग टेबल में जाहिर कर दूं, ठीक है, अलग टेबल में जाहिर कर दूं, तो ये मेरे पास जो है कुछ इस तरह से बन के आ जाएंगी ना, वो ये एक शक्ल इनकी, मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ ना, ये इस तरह से एक्स की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू और उनकी कोरस्पॉन्डिंग, ये आपके पास उनकी प्रोबेबिलिटीज, वाई की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज और वाई की प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, ये मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा था, तो ये एक्चुअली आपको इस टेबल में ही नजर आ रहा है ना, ये वाला जो टेबल है ये आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपके पास जो है एक कंप्लीट पिक्चर बन गई। इसका मतलब ये जो टेबल है इसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन, नंबर वन, नंबर वन है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर टू, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स एंड फॉर वाई। ये दो टॉपिक इसी एक टेबल में आपके कवर हो गए थे। अब क्या हर टेबल जो है या जो हर फंक्शन जो है वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाता है? ठीक है, तो उसकी जैसे हमने पीडीएफ की कंडीशंस पढ़ी थी, डिस्क्रीट केस के लिए और थी, कंटिन्यूस केस के लिए और थी ना। तो इन फॉर ज्वाइंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वही प्रॉपर्टीज हैं, वो सिंगल के लिए थी, अब डबल है, डबल है वो कोई मसला नहीं। तो क्या होगा, ज्वाइंट प्रॉपर्टी फंक्शन जो है उसकी दे ये दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये है कि वो जो प्रॉबिलिटी है शुड बी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 1 के दरमियान लाई करना चाहिए फॉर और वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जो मर्जी आप एक्स वैल्यू को पुट कर दें तो ये जो रिजल्टिंग वैल्यूज हैं आर लाई बिटवीन 0 and 1, इनके पॉजिटिव होनी चाहिए। और इनको अगर आप सम करेंगे, देखिए ना सम किया आपने, ये डबल समीशन इसलिए है कि एक आई के लिए है और एक जे के लिए है, आप रो वाइज भी सम कर रहे हैं, आप कॉलम वाइज भी सम कर रहे हैं, दोनों का टोटल करेंगे तो आपके पास इट शुड बी इक्वल टू 1, 1 बनेगी। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो गिवन टेबल जो आपके पास जो है ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहना है। ठीक है, तो ये अब देखिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या है, वही जैसे मैंने कहा था ये मार्जिनल है। तो अब आपके पास ये जैसे ये मैं जो बात कर रहा था ना ये वाली, आपके पास अगर ये जो ज्वाइंट फंक्शन है ना, ये ज्वाइंट फंक्शन, इसमें समीशन अप्लाई करता हूँ, देखिए सम कौन सी वैल्यू हो रही है, वाई की वैल्यू सम हुआ, एक्स तो फिक्स है ना, एक्स तो फिक्स है, इसलिए एक्स, ये समीशन अगर आप देखें गौर से तो ये वही काम कर रहा है। इसमें आई, आई जो है किसकी रेंज है, एक्स की, जे किसकी रेंज है, वाई की। तो समीशन जो है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, जे की वैल्यू। इसका मतलब है बाइवेरिएट फंक्शन अगर आपके पास गिवन है, बाइवेरिएट फंक्शन गिवन है तो आपको मार्जिनल फंक्शन चाहिए एक्स का, तो क्या करेंगे आप वाई की रेंज अप्लाई कर देंगे उसकी, तो वाई का समीशन एक्सपैंड करेंगे, वाई के लिए समीशन एक्सपैंड करेंगे तो ये एक्सपैंड हो रहा है, देखिए आई फिक्स है, आई फिक्स है, और J 1 to N है, जे ने चेंज होना है, जे किस में है, वाई में, Y1 प्लस मिशन का, Y2 प्लस मिशन का, एक्स आई वही है। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक्चुअली क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स ही बन जाता है, क्योंकि जी ऑफ एक्स, इसका मतलब मार्जिनल, ये मार्जिनल का एक्सप्रेशन आ गया ना। आपके पास ज्वाइंट का फंक्शन है, तो टेबल में तो कोई मसला नहीं चाहिए ना, टेबल में आप उसको इजीली सम अप करेंगे तो वो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये थोड़ा सा वहां पे होता है मसला जब आपके पास फंक्शन दे दिया जाए, ज्वाइंट फंक्शन दे दिया जाए, ज्वाइंट फंक्शन या आपने मार्जिनल निकाल, तो देन ये काम आपके है, ये एक्सप्रेशन के। इसी तरह अगर मुझे वाई का मार्जिनल चाहिए तो मैं ज्वाइंट फंक्शन पे एक्स की लिमिट अप्लाई करूँ, एक्स का समीशन अप्लाई कर दूंगा, तो एक्स का समीशन एक्सपैंड करने से मेरे पास जो रिजल्टिंग फंक्शन बनेगा वो ऑटोमेटिकली वाई का बनेगा। ठीक है, जो चाहिए वो रख लेना है, जो नहीं चाहिए उसका समीशन अप्लाई हो जाए, सिंपल, सादा सी बात। ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट भी आपने सीखा, या उनके एक्सप्रेशन भी सीखे। अभी एक एग्जांपल हम करेंगे, उसमें ये सारी वैल्यूएशन समझ आएंगे। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। ठीक है, वही आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो कंडीशनल जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई थी इवेंट्स की, टू इवेंट्स आर सेड टू बी कंडीशनली, और जो था उनका प्रोबेबिलिटी, हम कहते हैं ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी हम जब निकालते थे तो वो क्या निकलते थे,
एक प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी जो है वो किसके इज इक्वल टू आता था, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो नीचे डिवाइड हो जाती है। तो वो इवेंट थे, यहाँ क्या है, रैंडम वेरिएबल है। यहाँ रैंडम वेरिएबल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर एक्स गिवन वाई, कंसेप्ट वही है। एक्स गिवन वाई को कैसे लिखेंगे, यहाँ चूंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और ये कैसे डिफाइन होगा ये वाला, बिल्कुल उसी तरह, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई गिवन दैट वाई इज इक्वल टू वाई आई। क्या होगा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो बोथ, दोनों का इंटरसेक्शन आता था, और डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, जो भी उसकी गिवन इंफॉर्मेशन है। यहाँ वाई गिवन है तो वाई की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर रिवर्स होता तो, जैसे कि आगे है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर वाई गिवन एक्स, तो वाई ऊपर आ गया, गिवन एक्स आ गया, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज टू एक्स, ये क्या, जी ऑफ एक्स। ये सिंपली आपने ये एक्सप्रेशन याद है, एफ ऑफ वाई गिवन एक्स निकालना है तो उसका ज्वाइंट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स का जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स से हम कर रहे हैं। और इसी तरह एक्स ऑफ वाई का निकालना है, एक्स गिवन वाई, तो ये फंक्शन याद है, सिंपल, एक्स कोमा वाई गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ऑफ वाई। ठीक है, ये आपके पास जो है कंडीशनल के एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस भी हमने पढ़ा, इंडिपेंडेंस इवेंट क्या क्या होता है, हमने कहा जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, अगर उसको इस तरह से लिखा जाए कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, वहां पे हमने जैसे पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है, ए गिवन बी, ए गिवन बी, ए गिवन बी इज इक्वल टू, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाती है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि बी ने ए पे इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोथ आर सेम। इट मींस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ये आपके पास एक कंडीशनल सेटिंग में इंडिपेंडेंस चेक करने का तरीका था। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देना, इंटरसेक्शन एंड की सूरत में, एंड बी। ठीक है, वो क्या होगा, वो हो जाता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों का सेपरेट प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसके बराबर है। दो कंडीशन हुई इवेंट्स की भी। अब इसी तरह रैंडम वेरिएबल को हमने चेक करने के आया है, रैंडम वेरिएबल जो है हमारे इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी भी उसी तरह से सेटिंग है इंडिपेंडेंस के लिए। टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, अगर क्या होगा कि उनकी जो ज्वाइंट डेंसिटी है, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन जो है, अगर उनका जो मार्जिनल जो है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है, अगर का प्रोडक्ट कर दिया जाए, ठीक है, प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू देयर, ज्वाइंट डेंसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल। जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई के फंक्शन को मल्टीप्लाई करें, अगर वो दोबारा से ज्वाइंट बन जाता है, इसका मतलब है ये इवेंट जो है, जो सॉरी ये वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये क्राइटेरिया है इंडिपेंडेंस चेक करने। ठीक है, आगे एक एग्जांपल आती है, उसमें सारी ये चीजें जो अभी हमने डिस्कस की हैं वो सारी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखिए एग्जांपल जो है, एन अनकंटेन थ्री ब्लैक, टू रेड एंड थ्री ग्रीन बॉल्स। आपके पास एन अनकंटेन थ्री ब्लैक, टू रेड एंड थ्री ब्लैक ग्रीन बॉल्स, टू बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, यहाँ तक जो है आपने पहले भी आइडिया है इसका, कैसे हम इसको करते हैं। अच्छा, एन, इसमें हम देखें एक लॉट वाला एग्जांपल आ गई ना, वो लॉट वाली जो थी कि थ्री ब्लैक हैं, टू रेड हैं, थ्री ग्रीन है, उसको जरा सिंपली आप देखें, अगर थ्री ब्लैक हैं, टू रेड हैं और थ्री ग्रीन है, टोटल बॉल कितनी होगी, थ्री टू फाइव, फाइव और थ्री, एट बॉल होगी, एट बॉल। और एट रैंडम आपने कितनी चूज करनी है, टू बॉल्स, टू बॉल्स एट रैंडम। हाउ मेनी पॉसिबल चॉइसेस,
8C2, 8C2, ठीक है, 8C2 पॉसिबल चॉइसेस आपने बस। आपने टोटल एक बैग है, उसमें से आपने 8 बॉल्स में से एट रैंडम टू चूज करनी है, 8C2। वो आप किसमें इंटरेस्टेड है? वो इंटरेस्टेड है एफ, इफ एक्स इज अ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, एक्स इज अ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। पहले एक ही इवेंट में वो इंटरेस्टेड होता था ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब वो क्या करेगा, दो इवेंट में इंटरेस्टेड हो जाए। इफ एक्स इज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स एंड वाई इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, यहां से आपको पता चला है कि ये एक रैंडम वेरिएबल एक्स है और एक रैंडम वेरिएबल वाई है। क्या गया, फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्स एफ ऑफ एक्स को वाई, राइट। ये जॉइंट, इसका मतलब है कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक आ रहा है। वही लॉट है, उसी में पहले वो क्या करता था, एक बॉल एक इवेंट में इंटरेस्टेड होता था, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप आइटम में इंटरेस्टेड होकर वो कहता था फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्पेसिफिक, जो भी उसमें वो इंटरेस्टेड था इसमें, उस रैंडम उसके रैंडम वेरिएबल। अब वो क्या है कि एट अ टाइम दो चीजों में इंटरेस्टेड हो गया, एक ब्लैक बॉल्स में भी और एक रेड बॉल में। ब्लैक बॉल को उसने एक्स कह दिया और रेड बॉल को उसने वाई कह दिया, ठीक है। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन उसका उसने मांगा। बिल्कुल उसी तरह हम जंप करते हैं सीधा, बाद में आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या करते थे हम, टोटल टोटल पॉसिबल चॉइसेस जो है 8C2, 8C2 जो कि 28 बन गया ना, 8C2 28 बन गया, ठीक है। उसे हम डिवाइड करें, जिसमें ये थी आपके पास 3 ब्लैक बॉल, उसमें से कितनी चूज करनी है आपने, एक्स चूज करनी, 3 में से एक्स चूज करनी, राइट। और मल्टीप्लाई बाय रेड में से कितनी, रेड आपके पास 2 है, उसमें से कितनी चूज करनी है, वाई चूज करनी। और बाकी कितनी बच गई, 3 ना। अब 3 में से कितनी चूज करेंगे? देखिए हाँ, तो होता क्या था आपके पास, जो टोटल आपने जो चूज करनी है, टोटल आपने 2 चूज करनी है ना, 8C2। तो ये टोटल 2 जो है वो ऊपर पूरा होना चाहिए ना। अगर आपने यहाँ से एक्स ले लिए, वाई ले लिए, तो इसका मतलब बाकी जो बच जाएंगी वो आप इस कलर की ले लेंगे ना। अब बाकी कितनी बचेंगी, यानी कि टोटल आपने 2 लेनी थी, माइनस एक्स इसमें ले लिया, माइनस वाई आपने लिया, दोनों में से माइनस कर दिया, जो बाकी बच जाएंगी वो आप इस कलर में से ले लें, ठीक है। तो ये फंक्शन की कंस्ट्रक्शन जो है आपको एक जनरल फंक्शन बना दिया ना उसने, ठीक है। ये जनरल फंक्शन इसे बना, तो ये है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। इसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर। अब ये एक फंक्शन बन गया, अब आपने देखें एक्स और वाई की रेंज जो है वो भी डिसाइड करनी है, वो क्या होगी। अब आपको देखो आपके पास जो है ब्लैक बॉल कितनी है, 3 है। तो एक्स के आपके पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, आप इंट्यूटिवली पहले जो है वो सोचेंगे कि कितनी ब्लैक बॉल हो सकती हैं। हो सकता है कोई ब्लैक बॉल ना है, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए। अब 3 पे जरा आप सोच लेना आप, ठीक है। 3 ब्लैक बॉल हो सकती है नहीं, क्योंकि आपने चूज कितनी करनी है, 2। इसका मतलब 2 तक ही हम जाएंगे ना, 2 ब्लैक बॉल्स। इसका मतलब है जो एक्स की रेंज है वो क्या बनेगी, आपने एक लॉट में से चूज किया, 2 बॉल्स चूज की, तो क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं उसमें, पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कोई भी ब्लैक बॉल ना होती, 0 ब्लैक बॉल होती, एक 1 ब्लैक बॉल हो जाती, या दोनों ही ब्लैक बॉल हो जाती। तो ये आपके पास चॉइसेस है एक्स के लिए, तो एक्स की रेंज डिसाइड होगी 0, 1, 2, ठीक है। बेशक ये 3 है, लेकिन चूंकि आपने ये 2 चूज करनी है इसलिए। तो सिमिलरली रेड बॉल्स है, वो ऑलरेडी 2 है, उसकी पॉसिबल चॉइसेस भी 0, 1, 2 ही आनी, ठीक। तो इसी तरह आपने फिर जब फंक्शन लिखा तो साथ उसकी रेंज भी डिसाइड कर दी। एक्स जो है उसकी रेंज क्या होगी, 0 वैल्यू ले सकता है, 1 वैल्यू ले सकता है और 2 वैल्यू ले सकता है। सिमिलर वाई भी आपके पास 0, 1 और 2 वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन में जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके इसको एवेल्युएट करेंगे, तो आपके पास ये फंक्शन जो है वो वैल्यू इस शक्ल में लेना शुरू हो जाएगा, ये वाला जो टेबल बना हुआ है ना, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अब उसमें क्या होगा, पहले आप क्या करें, पहले आप क्या करें, एक्स की वैल्यू जहां जहां एक्स है वहां 0, 0 रख दें, ठीक है। मैं x 0 और y 0, x 0 y 0 पे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एक्स भी 0, वाई भी 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब 3C0, 1, 2C0, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1। अब 3C2, चूंकि ये तो 0 हो गया, 3C2 क्या होगा, 3 हो जाएगा ना। अब 3/28, तो x 0 y 0 पे 3/28 प्रोबेबिलिटी निकल आई है, वो मैंने जाके इस टेबल में
अब टेबल की कंस्ट्रक्शन मैंने कैसे की, लेकिन मुझे पता चल गया कि एक्स की रेंज है 0 1 2। अब एक्स को यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें कोई मसला नहीं है, बस उसकी प्रोबेबिलिटीज को आपने उसके फिर ध्यान से उसको देखना। एक्स की वैल्यू है 0 1 2, और इसी तरह वाई की वैल्यू है 0 1 2। राइट। अब आप देखें कि एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 की, बोथ वैल्यू आर 0, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली 3/8, वो मैंने 3/8 यहाँ पे। अब क्या किया, एक वैल्यू को फिक्स करके बाकी चेंज करते रहे। एक्स की वैल्यू 0 ही रहने दें, अब वाई की वैल्यू 1 कर दें। ठीक है, वाई की वैल्यू 0 1 हो जाएगा। अब 2 - 0 - 1, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। 3C1 3 हो जाएगा, 2C1 2 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो 6/28 एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे दिया 6/28। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट, एक्स वैल्यू वाई इज इक्वल टू 2 पे निकाल। एक्स की वैल्यू मैंने 0 ही रखी, अब वाई की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ 0, ये 2 आ जाएगा, 2 - 0 - 2। ठीक है, तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 2C2 भी आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 0 था, 3C0 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/28, ये लिख दिया 1/28। ये आपके पास इस तरह। फिर आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे 1, 0 से 1 में। 1 रख के उसके बाद फिर यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, वाई इज इक्वल टू 0 पे, फिर वाई इज इक्वल टू 1 पे, फिर वाई इज इक्वल टू 2 पे। अब आप देखेंगे ये एट एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 0 पे आपके पास प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो 9/28 आ जाएगी। ठीक है, फिर एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 1 पे 6/28 आ जाएगी, ये आपके पास इस तरह से। अब जब ये वैल्यू 0 लिखी हुई है ना, ये वैल्यू क्या लॉजिक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू आपने 2 रखी है। ठीक है, तो जब आप, इसका मतलब है ये दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी 3, बाल तो आपने कितनी चूज करनी है 2। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप जबरदस्ती भी करेंगे फंक्शन में ये अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, x1, क्योंकि हमने बॉल ही 2 चूज करनी है ना, एक्स की आपने 1 बॉल ले ली और वाई की आप 2 बॉल ले सकते हैं नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने टोटल चूज ही 2 करनी है। अगर आप एक्स की, इधर ब्लैक की आप 1 ले रहे हैं और रेड की आप 2 ले रहे हैं, तो आपने 3 चूज कर लिया 2। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप जबरदस्ती भी करेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, तो कॉम्बिनेशन में माइनस आ जाएगा, वो वैल्यू एड नहीं होता।